नमस्कार दोस्तों, क्लॉकमी चैनल पर आपका स्वागत है। आप इसका क्लॉकमी ऐप भी है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में ही मैं आपको बताता हूँ कि इस पे आपको कंप्लीट यूजीसी नेट की तैयारी मिलने वाली है। उसके लिए पीडीएफ, उसके क्वेश्चंस, ई नोट्स, सारी चीज़ें इसके आप अवेलेबल होंगे। सारे लिंक्स वगैरह सब कुछ इस पे एक बहुत बड़ा ऐप है जिस पे आपको सब कुछ मिलने वाला है। अब मैं आपको अपर्दन के बारे में बताने वाला हूं। अपर्दन आज का टॉपिक है हमारा। अपर्दन अपर्दन क्या होता है दोस्तों? अपर्दन टूटे हुए चट्टानों के टुकड़े टूटे हुए चट्टानों के टुकड़े इनका परिवहन होता है। टूटे हुए चट्टानों के टुकड़ों का परिवहन होता है दोस्तों। और इस परिवहन में क्या क्या शामिल होता है? परिवहन में वायु, और इनका परिवहन किस किस द्वारा होता है? वायु, हिमानी, सागरीय जल, भूमिगत जल, नदी, बहता जल, आदि द्वारा इनका परिवहन होता है। साथ में क्या होता है? इनका आपस में घर्षण होता है। आपस में तथा धरातल से घर्षण होता है। इस क्रिया को अपर्दन कहते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? अपर्दन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इस क्रिया को अपर्दन बोलता है। अपर्दन में 3-4 चीजें आपको याद रखनी है कि जो टुकड़े हुए हैं चट्टानों के, उनका परिवहन होता है और उनका आपस में घर्षण, सन्निकर्षण, ये सारी चीजें अपर्दन में होती है। इस तरह दोस्तों अपर्दन में 2 क्रियाएं शामिल रहती हैं। एक हो गया परिवहन और एक इनका आपस में घर्षण। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अपर्दन चक्र। अपर्दन चक्र किसे कहते हैं दोस्तों? अपर्दन चक्र के बारे में पढ़ रहे हैं। स्कॉटलैंड देश है एक, स्कॉटलैंड। यहां पर एक विद्वान थे जिनका नाम था जेम्स हटन। उस विद्वान का क्या नाम था दोस्तों? जेम्स हटन। जेम्स हटन महोदय भूगर्भ का अध्ययन करते थे दोस्तों। किसका अध्ययन करते थे? भूगर्भ का। भूगर्भ का अध्ययन करते थे वो। भूगर्भ शास्त्री जेम्स हटन जो है, भूगर्भ शास्त्री जेम्स हटन जो है, इन्होंने स्थलाकृतियों का अध्ययन किया। फिर स्थलाकृतियों के बारे में अध्ययन किया और बताया। इन्होंने बताया, क्या बताया कि जो हमारी स्थलाकृतियां होती हैं, ये स्थलाकृतियां क्या करती हैं, इनके बारे में दिया उन्होंने कि न तो आदि का पता है, न तो आदि का पता है, आदि का पता है, और न तो आदि का पता है और न ही अंत की आशा, और न ही अंत की आशा। न आदि का पता है और न ही अंत की आशा। इनका कहने का मतलब ये है कि हमें हमारा जो भूतकाल है उसके बारे में कुछ पता नहीं है।
कि पहले क्या था, पृथ्वी के अंदर क्या था, उसकी स्थलाकृति क्या थी, कोई खास पता नहीं है। हम केवल अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि चीजें अभी हो ही नहीं रही, उनके बारे में अनुमान ही लगाया जा सकता है, उनकी हकीकत का जानना मुश्किल है। और न ही ये हमारा भूगर्भ है, धरती है, इसका क्या अंत होगा, ये क्रैक हो जाएगा, उसके बाद में भी मान लो पार्टिकल्स तो रहेंगे, फिर वो हो सकता है वापस से बबल बन जाए और इस तरह से वापस पृथ्वी बन जाए। इस तरह से कहने का मतलब ये है कि न तो हम आदि का पता है और न अंत की आशा। इन्होंने ये चीज कहा, इन्होंने कहा कि इसका हम पता लगा सकते हैं कि वर्तमान जो है ना, हमारा आज जो स्थलाकृति है वो वर्तमान भूत की कुंजी है, वर्तमान भूत की कुंजी है। ये वर्तमान भूत की कुंजी है। ये सब किसने बोला? जेम्स हटन ने, जेम्स हटन ने। और इस सिद्धांत को क्या बोलते हैं हम, इस थ्योरी को क्या बोलते हैं? एक रूपतावाद। आपको याद रखना है कि एक रूपतावाद की संकल्पना, विचारधारा किसने दी? जेम्स हटन ने दी। और ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है, न तो आदि का पता है, न अंत की आशा, वर्तमान भूत की कुंजी है और एक रूपतावाद। ये सब किसने दिया? जेम्स हटन महोदय ने दिया था। आपको इसको अच्छे से याद रखना है दोस्तों। इस तरह दोस्तों हमने इसको रिवाइज कर लिया। किसको रिवाइज कर लिया? अपर्दन चक्र को, जो जेम्स हटन का था। ये बार बार आता है इसलिए इसको रिवाइज करना जरूरी था। अब हम देख रहे हैं, अपन ने डेविस का अपर्दन चक्र पढ़ लिया था, अब हम देख रहे हैं अपर्दन चक्र संबंधी विचार। विचार किसके विचार? पैंक के। पैंक ने डेविस के विचारों की आलोचना करी थी। डेविस के विचारों की आलोचना, डेविस के विचारों की आलोचना की थी, विचारों की आलोचना करी। डेविस के विचारों की आलोचना करी। पैंक ने डेविस के विचारों की आलोचना करी और डेविस के विचारों के लिए उन्होंने अपने विचार, एक किताब थी मार्कोलॉजिक सिस्टम, मार्कोलॉजिक सिस्टम, मार्कोलॉजिक सिस्टम, इसमें सिस्टम, और एक और किताब थी मार्कोलॉजिक एनालिसिस, मार्कोलॉजिक एनालिसिस, मार्कोलॉजिक एनालिसिस, मार्कोलॉजिक सिस्टम और मार्कोलॉजिक एनालिसिस। इन किताबों में द्वारा डेविस के विचारों की आलोचना करी थी दोस्तों पैंक ने। डेविस के विचार क्या थे? डेविस कह रहा था कि ये समय चक्र की अवधारणा है, समय के हिसाब से होता है, जबकि पैंक महोदय कहते हैं कि स्थल रूप समय चक्र पर अधीन न होकर समय स्वतंत्र है। क्या है दोस्तों? समय स्वतंत्र है। स्थल रूप समय चक्र पर अधीन न होकर समय स्वतंत्र है। दूसरा उन्होंने बताया कि स्थल रूप है, स्थल रूप है वो क्या है? अपर्दन उत्थान दर तथा अपर्दन दर के प्रतिफल है। अपर्दन दर के
प्रतिफल है। उत्थान दर व अपरदन दर के प्रतिफल है। स्थिर रूप समय चक्र पर अधीन न होकर समय स्वतंत्र है। स्थिर रूप उत्थान दर तथा अपरदन दर के प्रतिफल है। इस तरह इन्होंने किसने बताया ये चीज? पेंक महोदय ने कहा। ये पेंक की परिभाषा भी है, ये पेंक की परिभाषा भी है। ठीक है दोस्तों, अपरदन चक्र के बारे में पेंक की अपरदन होता है वो जो स्थलाकृतियां हैं वो अपरदन की अवस्था का प्रतिफल होती है। अपरदन और उत्थान की दर की प्रतिफल होती है। अब पेंक की जो विचार है उसमें पेंक महोदय ने ये बताया कि जो हमारी स्थलाकृतियां हैं मतलब ये हमारा जो धरातल है वो क्या है? स्थिर है। धरातल स्थिर है और जो उत्थान की दर है ना, उत्थान की दर है उसके साथ अपरदन भी शुरू हो जाता है। अपरदन की दर शुरू होती है। मतलब डेविस महोदय ने बताया कि एक बार उत्थान होता है और उसके बाद अपरदन शुरू होता है, जबकि पेंक कहते हैं कि वो जो डेविस महोदय ने बताया वो गलत है। उत्थान के साथ साथ अपरदन शुरू हो जाता है। पेंक महोदय कहते हैं कि उत्थान के साथ साथ अपरदन शुरू हो जाता है। पेंक महोदय ने अपरदन की जो डेविस ने 3 अवस्थाएं बताई थी, डेविस की 3 अवस्थाओं के स्थान पर डेविस की 3 अवस्थाओं के स्थान पर तीन प्रावस्था बताई। प्रावस्था बताई किसने बताई? पेंक ने डेविस की अवस्थाओं के स्थान पर 3 प्रावस्थाएं बताई थी। मतलब वो जो 3 अवस्थाएं बता रहे हैं वो ना मानकर अपनी 3 प्रावस्थाएं बताई हैं। और पेंक महोदय का ये कहना है कि ये जो धरातल है ना उसका उत्थान होता है, उसके साथ साथ ही क्या शुरू हो जाता है दोस्तों? अपरदन शुरू हो जाता है। ऐसा पेंक महोदय का कहना है। पेंक महोदय ने जो उत्थान के बारे में बताया है उस उत्थान के लिए पेंक महोदय ने एक चीज और बोली है। वो क्या बोला है कि जो उत्थान की गति है ना, उत्थान की गति का संबंध स्थलाकृति से होता है। स्थलाकृति से होता है। ये सीधी सी बात है कि भाई जो स्थलाकृति बनती है उसका उत्थान की गति का संबंध उससे होता है। और पेंक महोदय ने तीनों जो अवस्थाएं बताई हैं उसमें सबसे पहली अवस्था बताई है प्राइमरम्फ। क्या बताई है? प्राइमरम्फ। जो प्राइमरम्फ होता है ना, ये स्थलाकृति शुरुआती चरण की होती है। शुरुआती चरण की होती है। इस प्राइमरम्फ में क्या होता है, इसको मैं मिटा ही देता हूं। इस प्राइमरम्फ अवस्था में क्या होता है, ये जो स्थलाकृति गुंबदाकार होती है, इसका ढाल क्या होता है? नतोदर होता है। इसका ढाल नतोदर होता है, ऐसे बनती है ये। और इसकी प्रारंभिक अवस्था ये तो उत्थान मंद गति से होता है, उत्थान मंद गति से होता है, लेकिन बाद में क्या होता है? बाद में तेजी से उत्थान होता है, तेजी से उत्थान होता है।
शुरुआत में मंद गति से होता है, बाद में तेजी से इसका उत्थान होता है। इसका ढाल न तो उधर ढाल होता है, और इसको प्राइमरम्फ बोलते हैं। किसको प्राइमरम्फ बोलते हैं? जो इसकी शुरुआती अवस्था है उसको हम प्राइमरम्फ बोलते हैं। और पेंक महोदय ने ये और बताया है कि ये उत्थान जो होता है ना, उसके बाद में जब ये तेजी से उत्थान होता है ना, उसके साथ साथ अपर्दन शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है? अपर्दन शुरू हो जाता है। ये इस तरह से इन्होंने ये चीजें बताई कि भाई ये उत्थान के साथ साथ अपर्दन भी होता है। ये आपको याद ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। पेंक महोदय ने प्राइमरम्फ जो बताया है उसके अनुसार उन्होंने एक उत्थान की दर की अवस्था के आधार पर भी क्या बताया है? उत्थान की दर की अवस्था के आधार पर 3 अवस्थाओं में बांटा है। उत्थान की दर के आधार पर, उत्थान की दर के आधार पर 3 अवस्थाओं में बांटा है। 3 अवस्थाओं में बांटा है। पहली अवस्था उत्थान की मंद गति की अवस्था, मंद गति की अवस्था। दूसरी अवस्था तीव्र उत्थान की अवस्था। पेंक महोदय कह रहे हैं कि जो पहले उत्थान होता है ना, स्टार्टिंग में जो उत्थान होता है वो मंद गति का होता है, वो धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे होता है। लेकिन दूसरी अवस्था में उत्थान तेजी से हो जाता है, इस तरह से हो जाता है। और तीसरी फिर वापस मंद अवस्था। इस तरह से पेंक महोदय ने 3 अवस्था में बताया। पहला तेज गति से, पहला मंद गति से, फिर उसके बाद निम्न गति से, और उसके बाद लास्ट वाला मंद गति से। इस तरह से पेंक महोदय ने 3 अवस्थाओं में इसको बांटा है, ठीक है दोस्तों। इसकी जो तीसरी अवस्था है ना, मंद अवस्था, इसको हम घटती दर की अवस्था भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें घटती दर की अवस्था भी कह सकते हैं। घटती दर की जो अवस्था रहती है, इसमें क्या होता है? इसमें जो उत्थान है वो बिल्कुल ना के बराबर होता है, और जो इसके बाद जो स्थलाकृति बनती है, किसके बाद स्थलाकृति बनती है? जब ये समान धरातल बन जाता है, ये कटाव के बाद में पूरा धरातल के रूप में बन जाता है, धरातल के रूप में बन जाता है, ऊपर का भाग कट जाता है। उसको डेविस ने क्या बोला था, आपको याद होगा? डेविस ने उसको पेनीप्लेन बोला था, पेनीप्लेन बोला था। डेविस ने इसको पेनीप्लेन बोला था, जबकि पेंक महोदय ने उसको एंड रूम्फ बोला था। क्या बोला था? एंड रूम्फ। जो धरातल बन जाता है, समान धरातल बन जाता है, समप्राय मैदान बन जाता है, उसको डेविस ने पेनीप्लेन बोला था, पेंक ने एंड रूम्फ बोला था। इस तरह से ये पेंक के विचारों का शुरुआत हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद हम आगे अगली क्लास में पेंक के ग्राफ द्वारा विवरण को पढ़ेंगे। पेंक के विचारों का ग्राफ द्वारा प्रदर्शन, इसको हम देखेंगे, ठीक है दोस्तों।